धनबाद की जनता अब एक चीज़ खोजने जा रही है और वो है 2024 की विधानसभा का एक सही प्रत्याशी। कौन होगा? कौन होगा जो उनकी समस्या का समाधान होगा? सब लोग आकर के एक ही डायलॉग मारते हैं, मुझे चुन लो, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन आज तक शायद नहीं हुआ है। आज तक सिर्फ उसी का कल्याण हुआ है जो प्रत्याशी को चुन के भेजा गया, यानी कि प्रत्याशी का कल्याण हो गया। ग्राउंड लेवल पे किसी तरह का कोई कार्य आज तक नहीं हुआ जो होना चाहिए। जनता जनार्दन का जो डिमांड है, आखिर वो डिमांड का पूर्ति कब होगा और कब तक ये छलावा जो है फैला करके जनता को मोहने का प्रयास किया जाएगा और छोटी सी क्षणभंगुर लालच दे करके उसे गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे कोई भी दल हो, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, बहुत सारे दल, एजेंडा सबका एक ही है, कैसे जनता को मोहे। और उसके बाद तो 5 साल तक कोई टेंशन नहीं है। हमारे बीच में है यंग एनर्जेटिक लड़का, कह सकते हैं आज की डेट में। जब राहुल गांधी युवा नेता हो सकते हैं तो ये तो अभी लड़का ही है, यंग ब्लड है जी। मयूर शेखर झा जी हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि ये इनकी विचारधारा क्या है। सबसे बड़ी बात तो मयूर शेखर जी एक ही बताइए कि ये जो 2024 का एजेंडा के लिए जो आपने कदम रखा है, आपका विचारधारा क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरे विषय में आप लोग जानते हैं, मेरा जन्म धनबाद में हुआ। धनबाद के रेलवे हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। मेरी परवरिश धनबाद में हुई। यहाँ के डिनोबली स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। 12वीं तक की पढ़ाई मेरी डिनोबली स्कूल से हुई। 12वीं के पढ़ाई के बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गया, दिल्ली विश्वविद्यालय गया और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गया। फिर कॉरपोरेट्स में नौकरी किया, बड़े मीडिया संस्थानों में नौकरी किया। कुछ दिन सरकार के साथ भी, केंद्र सरकार के साथ भी काम किया। फिर अपना पहला स्टार्टअप मैंने शुरू किया और एक मीडिया टेक की स्पेस में मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। और वो सब करने के बाद मुझे ये लगा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता था कि 12वीं के बाद, क्योंकि जिस पीरियड में मैं पूर्णतः दिल्ली में रह रहा था, मेरे पिताजी उसी पीरियड में रिटायर हुए और उसी पीरियड में मेरे पिताजी और माताजी जो है, मतलब मेरी भी शादी हो गई थी, मेरी दोनों बहनों की भी शादी हो गई थी। तब मेरे दिमाग में एक प्रश्न हमेशा आता था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता था कि जब मैं 12वीं के बाद जब मैं दिल्ली गया तो धनबाद एक ऐसा माहौल मुहैया कर सकता था कि मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ता। ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं आईआईटी में गया, ऐसा तो है नहीं कि मैं आईआईएम में गया। मैं एक अच्छे कॉलेज में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में गया उसके बाद। लेकिन क्या ऐसा कॉलेज धनबाद में नहीं हो सकता था? आज आईआईटी है, आईएसएम को अपग्रेड करके आईआईटी बना दिया गया है। आईआईटी जो है बिल्कुल नया एक संस्थान भी यहाँ पे बनाया जा सकता था, लेकिन आईएसएम को अपग्रेड करके आपने आईआईटी बना दिया। उसमें कितने बच्चे धनबाद के जाके पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप धनबाद के एक एवरेज बच्चे की बात करें जो 12वीं यहाँ पे करते हैं, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन 2 प्रदेशों में हर साल धनबाद से करीब 6 से 7 हज़ार बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर जाते हैं। करीब 2 से 3 हज़ार बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। पर ये बच्चे ऐसा नहीं कि आईआईटी में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, ये बच्चे ऐसा नहीं कि एम्स में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। जिस तरह के शैक्षणिक संस्थानों में ये बच्चे जाके पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये बच्चे जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस धनबाद में बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। महाराष्ट्र का एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज के से बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज धनबाद में बनाया जा सकता है। बीआईटी, सिंदरी, इन सब कॉलेजेस से एक बेहतर संस्थान है। लेकिन आप उससे भी बेहतर संस्थान यहाँ पे बना सकते हैं। इसके लिए चाहिए थोड़ा सा पॉलिटिकल विल। तो कहीं ना कहीं युवाओं को, झारखंड के बनने के बाद से आज तक कहीं ना कहीं युवाओं को छलावा मिला है और युवाओं को रिटेन करने का धनबाद में स्कोप जो है धीरे धीरे ख़त्म करते गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग। मैंने पढ़ाई कर ली, चलिए, पढ़ाई के उचित अवसर यहाँ पर नहीं थे, जिस तरह के अवसर की हमें तलाश रहती है उस तरह के अवसर नहीं थे। नौकरी की बात आई है। आज आपको मैं एक डेटा बताता हूँ कि बेंगलोर और हैदराबाद जो 2 बड़े आईटी के हब्स बने हैं, आप बताइए बेंगलोर में ऐसा क्या है? क्या आईटी का एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट बनाने के लिए आपको किसी खास मिनरल की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या आईटी का एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट बनाने के लिए आपको भाई जिस तरह के टैलेंट पूल की आवश्यकता होती है, उस तरह का और उससे बेहतर टैलेंट पूल धनबाद में अवेलेबल है? इस बात को ऐसे मैं प्रमाणित करूंगा कि बेंगलोर और हैदराबाद की एक एवरेज आईटी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ की 40% जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो झारखंड के बच्चे हैं। वो जमशेदपुर का लड़का है, वो बोकारो का लड़का है, वो रांची की लड़की है, वो धनबाद के लड़के लड़कियाँ हैं।
उस तरह उन बच्चों को अगर हम धनबाद में वैसा अवसर मुहैया कराएं, आज अगर कोई जनप्रतिनिधि जाके इन्फोसिस से बात करे या HCL से बात करे, मेरी एक बड़ी शीर्ष एक IT कंपनी के बड़े शीर्ष मैनेजमेंट से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम जो झारखंड के बच्चे यहाँ पर रखते हो, जो 2.5 लाख रुपए में यहाँ बेंगलोर में काम कर रहे हैं, वो बच्चे, उन बच्चों को अगर तुम वापस धनबाद ले जाके 2 लाख रुपए की सैलरी पे रखो तो वो हंसी खुशी रहेंगे, अपने घर वालों के करीब रहेंगे, बूढ़े माँ बाप का देखभाल कर पाएंगे। तो और 50,000 रुपये आप अगर बचाते हैं, 1000 सीट अगर आप यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, 50,000 रुपये पर सीट के हिसाब से आप 50 करोड़ रुपये महीने का 600 करोड़ रुपये कंपनी साल का बचाता है। तो एक विन विन सोल्यूशन है। हाँ। ऐसा क्या हुआ कि इन्फोसिस की उत्पत्ति बेंगलोर से हुई, बाद में इन्फोसिस का आज बेंगलोर से बड़ा सेंटर हैदराबाद में, उससे बड़ा सेंटर फिर पुणे में खुल गया है। ऐसा क्या है कि HCL जो है आज बेंगलोर से निकल कर नोएडा में आ गया है, गुड़गांव में आ गया है। तो तमाम नए तरह के IT के सेंटर्स बन रहे हैं, क्योंकि IT कंपनीज़ को जिस तरह की 2 ही चीज़ें चाहिए ना, कि थोड़ा सा मेरा कॉस्ट मेरा घटे और मुझे क्वालिटी मैन पावर मिले। वो नहीं आना चाहते हैं धनबाद जैसे शहरों में, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के पॉलिटिकल क्लास ने इस तरह का एक वैकल्पिक इकोनॉमिक व्यवस्था बनाने का कभी प्रयास नहीं किया है। ये एक वैकल्पिक इकोनॉमिक व्यवस्था यहाँ बन सकती है, और जिस दिन यहाँ पे 1000 सीट लेकर कोई बड़ी IT की कंपनी आ जाएगी, उस दिन किसी बूढ़े माँ बाप को इस बात के लिए नहीं तरसना होगा कि बुढ़ापे में मेरा बाल बच्चा जो यहाँ देखभाल करने के लिए नहीं है। अवसरों की कमी नहीं रहेगी। 1000 IT के सीट के साथ एक बहुत बड़ी सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप होती है। उनके रहने के लिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है, उनके लिए गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, रिटेल आता है, एक पूरा एक 360 डिग्री सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण होता है। लेकिन थोड़ा सा प्रयास चाहिए, करना मुश्किल नहीं है। मैंने जो ये 8 बिंदु यहाँ पर रखे हैं, मुझे कई लोगों ने पूछा हवाई अड्डा क्यों नहीं रखा है। हवाई अड्डा अगर आज धनबाद मुझे विधायक चुन के देता है और मैं कहूँ मैं हवाई अड्डा बना दूंगा, तो मेरे से बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। मैं नहीं बना पाऊंगा हवाई अड्डा, वो मेरे बस में नहीं है। मैं हवाई अड्डा के लिए लड़ सकता हूँ, हवाई अड्डा बहुत ज़रूरी है। जो मैं IT की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, जब तक हवाई अड्डा नहीं है बहुत मुश्किल होगा। चलिए बगल में हवाई अड्डा है, अभी हम लोग काम उससे कुछ ना कुछ करके चला लेंगे। लेकिन ये जो मैंने 8 पॉइंट्स रखे हैं, वो ऐसे 8 पॉइंट्स रखे हैं जो मैं करने में सक्षम हूं, अगर धनबाद की जनता मुझे थोड़ी सी ताकत देती है। आपका कहना सही है। एक चीज़ बताइए कि धनबाद की जनता को हर बार गुमराह किया जा रहा है, बहुत सारा एजेंडा ला करके सामने रखा जाता है, बड़ा बड़ा बैनर, होर्डिंग, कन्विंसिंग, बैकड्रॉप, सपोर्टिंग, हर तरह का दिया जाता है। लेकिन वो वहीं तक, जब चुनावी मुद्दा आता है तब तक दिया जाता है। इसकी क्या गारंटी है कि आपने ये जो सारा चीज़ तैयार किया है, इसके बाद फिर आप उसी दौड़ में घुस जाइएगा? सबसे पहली गारंटी तो है कि मैं धनबाद का हूँ, मैं धनबाद का बेटा हूँ, मेरा घर धनबाद है। मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूँ जो अगर झूठ बोले तो धनबाद की जनता सक्षम है कॉलर पकड़ के मुझे कटघरे में खड़ा करने के लिए। आज किसी भी जनप्रतिनिधि का कॉलर पकड़ने की क्षमता धनबाद की जनता को नहीं है। धनबाद की जनता को आज ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जिसका आप कॉलर पकड़ के उसको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मैं आप में से एक हूँ। मेरा जन्म यहाँ का है, मेरी परवरिश यहाँ की है, मेरे माँ बाप यहाँ रहे हैं, रेलवे कॉलोनी में पला बढ़ा हूँ, आज यहाँ झारूडी में मैं रह रहा हूँ। मैं एक धनबाद का बॉय नेक्स्ट डोर हूँ। मैं धनबाद के लिए नेता नहीं हूँ, मैं धनबाद के लिए एक बॉय नेक्स्ट डोर हूँ, जिसको जब चाहे धनबाद कटघरे में खड़ा कर सकता है, जिसको जब चाहे धनबाद जो सज़ा चाहे वो सज़ा दे सकता है। समस्या यहाँ पर यह है कि धनबाद को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आज फॉर ग्रांटेड लेती हैं, और इसमें कहीं ना कहीं गलती धनबाद की जनता का है। एक पार्टी को लगता है कि हम यहाँ से हार नहीं सकते हैं, तो वो कुछ करना नहीं चाहती है धनबाद को, और थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक पार्टी को लगता है हम यहाँ से जीत नहीं सकते हैं, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे कभी प्रयास नहीं करती है, उस हिसाब से जो नए कैंडिडेट्स नहीं उतारे जाते हैं धनबाद में। तो इस बार जो मैं बात यहाँ पर आप लोगों के बीच कहूँगा कि इस बार मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ धनबाद के प्रतिनिधि के तौर पे, किसी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे नहीं। आज तक धनबाद ने अपना प्रतिनिधि नहीं चुना है। धनबाद ने, अगर आप रिसेंट हिस्ट्री देखिएगा तो 1995 से लेकर 2024 तक जो है, 95 में, 2000 में, 2004 में, 14 में, 19 में और 24 में भाजपा का प्रतिनिधि चुना है, बीच में एक बार कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना है। इस पूरे कार्यकाल में, इस पूरे दौर में, पिछले 24 साल में धनबाद ने एक बार भी अपना प्रतिनिधि नहीं चुना है। तो इस बार क्या धनबाद की जनता से अपील है कि राजनीतिक पार्टी से उठकर एक अपना प्रतिनिधि चुनिए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए, बाकी भी जो प्रतिनिधि आते हैं उनसे भी बात कीजिए, उनसे भी सवाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच में दम है,
अगर आपको लगता है कि मेरे पास धनबाद के लिए एक प्लान है और अगर आपको लगता है कि मेरे पास उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की क्षमता है और एक रोड मैप है, आज कोई कह देगा, आज मैं जैसे मैंने एयरपोर्ट की बात नहीं लिखी यहाँ पर क्योंकि वो मेरी क्षमता से बाहर है, मैंने वही बात लिखा जो मेरी क्षमता के अंदर है। अगर आपको विश्वास होता है फिर आप मुझे वोट दीजिए, लेकिन वोट देने का पैरामीटर आप ये मत रखिए कि नहीं यहाँ तो जो है भाजपा 62,000 वोट से जीतती है और कांग्रेस 60,000 वोट से हारती है। धनबाद की बात कीजिए, विधायक से पूछिए। एक छोटा सा सवाल, यहाँ पे बेरोज़गारी के लिए आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा है आईटी सेक्टर को डेवलप करने का, लेकिन एक बहुत बड़ा विषाक्त है धनबाद के लिए हेल्थ, यानी कि हेल्थ के लिए जो है धनबाद की जनता आज की डेट में त्राहिमाम है। अगर बाई चांस वो सरकारी अस्पताल में गया तो सोचिए कि मौत को ही वो दावत देने गया है। इसके बारे में क्या आपका एजेंडा है? स्थिति यह है कि आज अगर कोई सरकारी अस्पताल में जाएगा तो बीमारी से मर जाएगा और अगर प्राइवेट अस्पताल में जाएगा तो हार्ट अटैक से मर जाएगा। ये वास्तविक स्थिति है आज धनबाद की कि यहाँ कुआं वहाँ खाई वाली स्थिति है। प्राइवेट अस्पताल तो किस तरह से शोषण कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एक बहुत बड़ा जो सिस्टेमिक फेलियर है, जब भारत का निर्माण हो रहा था उसमें का जो अगर आप पुराने जो 5 ईयर प्लान्स आप देखिएगा तो उन 5 ईयर प्लान्स में था कि हॉस्पिटल हर प्रखंड में होना चाहिए, एक मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल का प्रबंध हर प्रखंड में होना चाहिए। आज आप देखते हैं धनबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इतने बड़े बड़े बन गए हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स का तो क्या जर्जर व्यवस्था है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं NMCH गया था और उसके बारे में मैं जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लोगों को बताऊँगा कि अस्पताल में आप एक बीमारी लेकर जाइएगा 10 बीमारी लेकर वापस आइएगा। ये स्थिति हो गई है धनबाद के अस्पतालों की। और हमारी राजनीतिक क्लास का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि किस तरह से लोगों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। प्राइवेट अस्पतालों में आपको मशीन मिल जाएगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में ना आपको डॉक्टर मिलेगा, ना आपको मशीन मिलेगा, ना आपको बुनियादी सुविधा मिलेगी। डॉक्टरों को रिटेन करने का प्रयास सरकारों ने करना छोड़ दिया है। जो अच्छे चंद एक डॉक्टर्स हैं वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स वो चला रहे हैं। सरकारी व्यवस्था कहाँ है डॉक्टरों को रिटेन करने की? सरकार की जिम्मेदारी होती है, जब हम एक सरकार चुनते हैं और जब हम उस सरकार को टैक्स देते हैं तो वो टैक्स हम किसके लिए देते हैं? वो टैक्स जो होता है वो टैक्स हम एज अ ग्राहक दे रहे हैं। सरकार एक दुकानदार है, एक व्यवसायी और ग्राहक के बीच का संबंध जो होता है वो एक टैक्स स्थापित करता है। हम जब टैक्स सरकार को देते हैं तो उसके बदले में सरकार हमें गारंटी देती है कि आज आपने हमें टैक्स दिया है, आपको स्वास्थ्य के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, आपको शिक्षा के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, आपको सड़क मिलेगा, आपको बिजली माने मिलेगा, आपको पानी मिलेगा, ये सभी बुनियादी सुविधाएं, और आपको सिक्योरिटी मिलेगा। सर, सिक्योरिटी पे एक चीज़ याद आया हमको। आज के डेट में जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए एक ही सुविधा है हमारे पास, वो है पुलिस। लेकिन क्या कोई आम जनता पुलिस के दरवाजे तक जाने से डरती है? तो सिक्योरिटी फिर किस बात का? कैसा सिक्योरिटी? आज धनबाद के किसी व्यापारी से आप पूछ लीजिए कि अगर भगवान ना करे वो कभी अगवा हो जाएगा तो वो ज़्यादा पसंद करेगा कि जिसने मुझे अगवा किया है मैं उसको हफ्ता देकर या उसको मैं जो भी फिरौती मांग रहा है वो देकर निकल जाऊं, बस इसके लिए मैं थाना जाऊं। कई बार थाना जाना जो होता है वो अपराधी को पैसे देने से ज़्यादा महंगा हो जाता है। एक पुलिस ट्रेनिंग, पुलिस सेंसिटाइजेशन जो है वो हुआ ही नहीं है। और मैंने इस बारे में बात भी किया है, मैंने अपने विषय में रखा है, सुरक्षा का विषय मैंने रखा है। और ये काफ़ी दिन पहले हो जाना चाहिए था। अगर धनबाद को आपको एक औद्योगिक केंद्र के रूप में, एक वर्ल्ड क्लास शहर के रूप में, एक नए ज़माने के आइडियल सिटी के रूप में आपको अगर धनबाद को आगे बढ़ाना है तो पुलिस सेंसिटाइजेशन एक बहुत ही अहम रोल उसमें प्ले करेगा। पुलिस सेंसिटाइजेशन की दिशा में कुछ किया ही नहीं गया है, उस दिशा में पहल होना चाहिए। और उसका सबसे आसान और एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। देख, पूना भी एक धनबाद के जैसा ही शहर हुआ करता था। पूना में अचानक से क्या हुआ कि आईटी आना शुरू हो गया पूना में, उसके बाद दूसरे उद्योग आने शुरू हो गए और पूना फैलने लगा। और पूना में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है लोगों को लगा कि कंट्रोल में नहीं आएगी। गुड़गांव की मैं बात आपको बताता हूँ, गुड़गांव ऐसा ही शहर था। गुड़गांव में अचानक से एक रियल एस्टेट बूम आया, गुड़गांव में आईटी आ गई, गुड़गांव में बड़े बड़े उद्योग आ गए। तो ये दो शहर जो है पिछले 20-25 साल में, ये दो शहर ने केस स्टडी प्रेजेंट किया है कि एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाना चाहिए। और एक बहुत ही सिंपल उसका फॉर्मूला है कि सबसे पहले आप कीजिए कि आप शहर को कमिश्नरेट बना दीजिए। जहाँ जहाँ शहर कमिश्नरेट बना है, अगर धनबाद कमिश्नरेट बनता है तो आज धनबाद में, अब तो आपने शहरी और ग्रामीण किया तो आपको 3 IPS अधिकारी जो है धनबाद में तैनात रहते हैं। अगर धनबाद कमिश्नरेट बनता है तो धनबाद में एक IG रैंक का अधिकारी कम से कम जो है वो कमिश्नर होना चाहिए। और उसके अंदर जो आपको
आपको डिविजनल कमीशन उसमें बनेंगे, कम से कम 6 SP रैंक के IPS अधिकारियों की तैनाती धनबाद में रहेगी। उसी हिसाब से आपको DSP रैंक के अधिकारियों की तैनाती रहेगी। तो जितना जो है आपको हायर ऑफिसर्स की तैनाती रहेगी, उतना ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था लागू करने में आप कारगर रहेंगे। और जब पढ़े लिखे नौजवान अफसर रहेंगे वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ग्रास रूट लेवल पर, थाना लेवल पर भी जो है पुलिस सेंसिटाइजेशन ज़्यादा आसानी से कर पाएगा। तो मेरा जब मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूँ, और जब मैंने आपको बताया कि मैं जो ये 8 मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, तो उन 8 मुद्दों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेरे पास एक बहुत ही कॉन्क्रीट रोड मैप है मेरे दिमाग में। हवा में मैं कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब चूँकि 15 अगस्त नज़दीक है, तो हमारे देशवासी, धनबादवासी, झारखंडवासी सभी को एक शुभकामना संदेश जरूर दीजिए। बहुत ही मुश्किल से मिला हुआ दिन है 15 अगस्त। हज़ारों सैकड़ों कुर्बानियों के बाद जो मिला है दिन, वो दिन है 15 अगस्त। 15 अगस्त की अहमियत, मुझे बचपन में सौभाग्य मिला, मेरे दादाजी के साथ काफ़ी समय मैंने व्यतीत किया। जो व्यक्ति ने 1947 से पहले का भारत देखा है, उस आदमी से पूछिए कि 15 अगस्त को अपने देश में, अपने वतन में, अपने मुल्क में, अपने राज्य में सांस लेने का क्या आनंद होता है, क्या सौभाग्य होता है। हम लोगों को ये सौभाग्य जो है वो जन्म से मिल गया है। हमारे पूर्वजों ने इस सौभाग्य के लिए जान दी है, हमारे पूर्वज इस सौभाग्य के लिए लड़े हैं। हम लकी हैं कि हमने जब पहला सांस लिया तो वो सांस हमने आज़ाद भारत की हवा में लिया था। इसको जो है फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आज़ाद भारत की नींव को बचाने के लिए हर आदमी को बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। भारत की साझा विरासत को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। भारत की कल्चर को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। और हम लोगों को सबसे ऊपर, धर्म से ऊपर, जात से ऊपर, सबसे ऊपर हम लोगों को अपना देश को मानना चाहिए। क्योंकि आज देश है तो धनबाद है, आज देश है तो तुम हिंदू हो और कोई मुसलमान है, आज देश है तो कोई ब्राह्मण है और कोई दलित है। आज देश नहीं हो तो कुछ नहीं बचेगा। 15 अगस्त की अहमियत को समझो। 15 अगस्त एक छुट्टी का दिन नहीं होता है। 15 अगस्त आपको याद दिलाने का एक पल होता है, एक यादगार पर्व होता है, देश के नाम एक पर्व होता है। और इस पर्व को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए एक छोटी सी कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं। 11 अगस्त रविवार के दिन हम लोग पुटकी से लेकर भुईफोड़ मंदिर तक एक तिरंगा यात्रा चला रहे हैं। सभी युवा साथियों से अपील है, युवाओं को राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण त्यौहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। युवाओं को भारत की आज़ादी का क्या मतलब है उसको समझना चाहिए। और आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज का युवा देश की आज़ादी का महत्व को समझे। इस महत्व के बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए और इस महत्व के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए एक छोटा सा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। कल के दिन को संडे मत समझिए, कल के दिन को राष्ट्र के नाम दीजिए, कल के दिन को धनबाद के नाम दीजिए। आइए इस यात्रा से जुड़िए। पुटकी से शुरू होगी यात्रा, भुईफोड़ मंदिर में ख़त्म होगी। सब लोग मिलकर कहेंगे हम लोग इस यात्रा में, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आपने देखा कि शेखर जी का स्वभाव, उनका विचार और देश के प्रति समर्पित उनकी भावना, ये संदेश इस बात का गवाह है कि आने वाला विधानसभा 2024 में जनता अगर सही प्रत्याशी को चुनने में कामयाब नहीं हुई तो एक भूल और करेंगे, वापस 5 साल के लिए वो पीछे हो जाएंगे। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।